इकोसिस्टम 14 नंबर चैप्टर है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी में दिया गया है। क्लास 12th में आपको जाना पड़ेगा 14 नंबर चैप्टर में। इसके लिए अभी क्या करता हूँ मैं, इस इकोसिस्टम जो चैप्टर है इसको ना क्विकली पूरा का पूरा ये जो टॉपिक दिया गया है, इस सारे टॉपिक को हम रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं, इसको देखना है। ठीक है, सबसे पहले चलो यहाँ से आ जाओ, इस पेज पे आओगे। देखो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजी हमें क्या क्या सर्विस देता है, इसके बारे में हमने ब्रीफ में आपको ऑलरेडी बता करके भी रखा है। अब देखिए बेटा, इस इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इन्वायरमेंट के, उसमें आपस में इंटरेक्शन होते हैं, उसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। और इसके स्टडी जो होती है उसको हम लोग एक इकोलॉजी ब्रांच स्टडी करते हैं। तो इकोसिस्टम दो तरह का हो गया, एक जो ज़मीन पे इकोसिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका जाकर के एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो दो तरह का इकोसिस्टम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, बराबर है क्या। अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मैं इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से आप अगर समझोगे तो इकोसिस्टम के अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो तो आप देखिए इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, नीचे देखो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। एबायोटिक में जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब एबायोटिक में आता है। बायोटिक में क्या होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, है ना। कंज्यूमर में भी अलग अलग कंज्यूमर होते हैं। बेटा नीचे एक वर्ड लिखा गया स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन क्या का मतलब क्या होता है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर में जाओ, यहीं पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है जरा पढ़ो जरा इसको, है ना, है ना। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल, है ना। अगर किसी भी हम डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो हम ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। ट्री में होता है, बड़े पौधे होते हैं ट्री बोलते हैं, मीडियम पौधे जो होते हैं उनको श्रब कहा जाता है, और जो छोटे पौधे उनको होते हैं हर्ब्स होते हैं। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को बोलते हैं स्ट्राटिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ इकोसिस्टम का फंक्शन। तो इकोसिस्टम का जो फंक्शन है बेटा वो 4 फंक्शन है। ठीक है, इकोसिस्टम के 4 फंक्शन है, उनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन से फंक्शन है, तो पहला फंक्शन आपका हो गया प्रोडक्टिविटी, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड देन न्यूट्रिएंट साइकिल। ये इतने सारे फंक्शन इकोसिस्टम के हैं। कौन कौन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना। इतने सारे फंक्शन इकोसिस्टम के होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी पे आते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहानी थोड़ा सा लिखा गया है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वही उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब जो प्रोडक्टिविटी बायोमास का प्रोडक्शन मतलब प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बोले तो स्टार्च, है ना। एनिमल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो वो अपना बायोमास को कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो वो अपने बायोमास को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड होगा। तो मैं सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ यहाँ पे, तो ध्यान से समझना कि एक चीज़ तो समझिए कि प्रोडक्टिविटी जो होता है वो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यहाँ लिखा गया है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। देखो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। बायोमास जो प्रोडक्शन होता है वो रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो अब ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये बायोमास जो होता है ये प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है ना, कितने टाइम में। तो बायोमास कितना प्रोड्यूस हुआ है उसको अगर आप एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो या उसको वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अलग। यानी कि अगर हम वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे नीचे आ जाइए,
एक मिनट, वेट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राम स्क्वायर इनवर्स, अगर एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बायोमास का। अगर मेरे को प्रोडक्टिविटी है तो वही वेट वाला प्रोडक्टिविटी होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू पर ईयर टाइम हो जाएगा। और अगर हम लोग को एनर्जी वाला करना होगा तो वही किलो कैलोरी सिर्फ लगा देंगे, है ना। तो किलो कैलोरी जो होगा वो पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में सारी बातें बोलनी है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हो गया। विदाउट टाइम बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे पर ईयर लगाया, पर मंथ लगाया, कुछ भी लगाओगे तो ये प्रोडक्टिविटी है। पर ईयर पर मंथ नहीं लगाओगे तो सिर्फ वो क्या है, बायोमास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी जो होता है उसमें दो तरह का होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको फॉर्म छोटा सा उसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी, और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पौधा प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो कुछ बायोमास को प्रोड्यूस करेगा। तो जो भी बायोमास को प्रोड्यूस करता है टोटल प्लांट, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी। यहाँ देखो जीपीपी लिखा है, अभी देखो सॉरी, अभी ये है एनपीपी को जीपीपी में रिप्रेजेंट किया था, जीपीपी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इधर इसका फुल फॉर्म लिखा गया है, देखो इधर, है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन क्या जितना पौधा बायोमास बनाएगा, जितना स्टार्च बनाएगा, वो सारा का सारा प्लांट बॉडी में स्टोर्ड रहेगा? उसमें से कुछ प्लांट तो लॉस करेगा, रेस्पायरेशन में लॉस करेगा। रेस्पायरेशन में जो होता है वो बर्निंग ऑफ फूड होता है। स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज रेस्पायरेटरी पाथवे में जाकर के एटीपी बनाता है। तो उसमें से कुछ जो बायोमास है वो लॉस हो जाएगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉस अगर हो गया तो जो बचेगा उसको बोलते हैं एनपीपी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो डायरेक्ट प्लांट बनाता है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, और जो कंज्यूमर लेवल पर प्रोडक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो कंज्यूमर लेवल पर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। बराबर है, यानी कंज्यूमर के अंदर में भी तो बायोमास कुछ बनेंगे ना, तो उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। एक थोड़ा सा छोटा सा डेटा है, उसको आपको याद रखना है। डेटा क्या है, अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो 70 बिलियन टन जो है वो बायोमास का प्रोडक्शन है। 70 बिलियन बायोमास का जो प्रोडक्शन है वो एनुअल होता है पूरे बायोस्फीयर में, पूरे कंप्लीट बायोस्फीयर की बात कर रहा हूँ अगर, है ना, 70 बिलियन टन। ठीक है, जिसमें से 70% जो होता है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो किसका है, टेरेस्ट्रियल है, यानी सरफेस का प्रोडक्टिविटी है। और इसका 70%, नॉट 70 बिलियन टन, उसका 170 का 70% निकाल लो। और 55 बिलियन जो टन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओशियन प्रोडक्टिविटी देता है। ओशियन में तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ये लाइन को ज़रा सा ध्यान रख लेना, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, सो ये हो गया प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट फंक्शन हो गया कंप्लीट। दूसरा फंक्शन आते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो डिकम्पोजिशन में बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी जब डेथ होता है तो डेड होने के बाद वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। तो डेड होने के बाद जब वो एनिमल्स या प्लांट जब फॉल हो जाएगा, गिरेगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटर। लिटर पे क्या होता है, इमीडिएटली जो है वो अर्थवॉर्म का एक्शन हो जाता है। अर्थवॉर्म को हम लोग बोलते हैं डेट्रेटिव होर्स। ठीक है, अर्थवॉर्म एक्शन करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे पीसेज में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बाद फिर क्या होता है कि जब बारिश वगैरह होगी, पानी पड़ेगी, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होंगे, वो डिजॉल्व करके मिट्टी में परकोलेट कर जाएंगे, सॉइल में परकोलेट कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा लीचिंग। ठीक है, और लीचिंग के बाद फिर लास्ट में फिर एक्शन होगा बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको कैटाबोलाइज करेगा, उस पर कुछ एंजाइम को सिक्रेट करेगा। बैक्टीरिया हो गया चाहे फंजाई हो गया, ये सब कुछ एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, और इस एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से उनका फर्दर जो है वो डिकम्पोजिशन होगा। तो ये 3 जो स्टेप मैंने बताया, कौन कौन, कैटाबोलिज्म, फिर लीचिंग और फिर फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों स्टेप साइमल्टेनियस होता है, एक ही साथ चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है,
अब ये देखो, ये कैटाबोलिज्म के बाद का स्टेप है, लेकिन ये तीनों जो स्टेप मैंने बताया ऊपर में, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, तीनों स्टेप जो होता है एक ही साथ चलता है। अब आगे देखिए ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमस का फॉर्मेशन होना। ह्यूमस क्या होता है? देखो ह्यूमस के बारे में क्या लिखा गया है। ह्यूमस क्या है? आगे वाला पेज पे आओ, यहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे ह्यूमस के बारे में क्या लिखा गया है। ह्यूमस इज ए डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। इट इज़ द डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस, है ना। ये रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन होता है, मतलब माइक्रोबियल एक्शन इसको होता है पर बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो इस पर धीरे 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 माइक्रोबियल एक्शन होता है, और ये जो होता है ये मिट्टी में पड़ा हुआ रहता है ऐसे ही। प्लांट को जब कभी भी न्यूट्रिएंट की, क्योंकि ये रिजर्वायर का काम करता है, न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर की तरह काम करता है ना। ये हार्ड होता है, तो प्लांट में देखोगे कि बाद में प्लांट को अगर न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, हम लोग खाद देते हैं, सारा चीज़ देते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पर प्लांट को बाद में कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? प्लांट को बाद में न्यूट्रिशन यही से मिलता है कि इसको जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। बाद में ह्यूमस का भी यूज नहीं हुआ, वो लंबे समय तक पड़ा हुआ रहेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिनरल में। तो मिनरल जो आपने सुना होगा कि मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत सारे निकलते हैं ज़मीन से, हज़ारों साल के बाद ये सब मिनरल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है ना। सो ये सारी बात आपको समझ में आ गया। सो ये दूसरा फंक्शन भी हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड फंक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड फंक्शन है बेटा एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो के बारे में आप क्या बोलोगे? एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है? पहली बात, एनर्जी फ्लो थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम को फॉलो करता है, फर्स्ट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो में क्या होता है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हो गया ग्रास, ग्रीन प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है जिसको हर्बीवोरस बोलते हैं, उसको मैन खा गया सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको भी खा जाएगा कोई टॉप लेवल कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, अभी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो यही होता है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, है ना, डिफरेंट स्टेप होते हैं एनर्जी के फ्लो में, है ना। तो रेडिएंट एनर्जी जो है वो पौधे को मिला, उसने केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया और उस एनर्जी को आगे बढ़ाते चला गया डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में, यही होता है एनर्जी फ्लो, ठीक है। सो एनर्जी फ्लो जो होता है उसमें दो तीन बातें हमें समझना पड़ेगा। टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना होता है? आपको पहले से पता है टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का वैल्यू कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 1 से 5%, कई सारे किताब में 1 से 4% होता है। और पार कितना होता है? उसका 50% होता है, यानी कि पार का कितना परसेंट इस्तेमाल होगा? टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 1 to 4% जो है वो पौधा फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता करके रखा। और अगर पार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पार है 50% टोटल इंसिडेंट का, तो 50 के हिसाब से 2 से 10% पार का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, है ना। और ये 2 से 10% जो वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, 2 to 10%, ठीक है, पार का उसको प्रोड्यूसर यूज करता है और बायोमास को बनाता है, वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करेगा, फिर कंज्यूमर में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा और ये सारा चीज़ होगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, ये कभी भी कार्निवोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स और टर्सरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलेंगे। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लिटिल डिटेल अबाउट दिस in the next video. Thank you for watching my video.